हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सी हर्ष गुप्ता और आज हम बात करेंगे एफआर के बारे में। देखो, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है ना, ये आपको डराने वाला है, आपको धमकाने वाला है, लेकिन आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये सिर्फ़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सबके लिए बराबर तरीके से डिफ़िकल्ट है। और अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हो, तो आप इस पेपर को ईज़िली निकाल लोगे, जैसे मैंने निकाला था और सभी निकालते हैं सीए बनने के लिए। तो एफआर की तैयारी किस तरह से करनी है? मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक स्टडी लीव पर आ गए हो, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि स्टडी लीव के पहले आप क्लासेस ही देख पाते हो, आप रिवाइज़ नहीं कर पाते अच्छे से। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही हाल रहता है, मेरे जैसा। सो अब मान लेते हैं कि आप स्टडी लीव्स पर आ गए हो और आपने जो एफआर की क्लास है, सभी की तरह कुछ 1 साल, 2 साल पहले ली थी और आपको कुछ याद नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको याद नहीं है, वैसे किसी को भी याद नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी का पेपर नहीं निकलेगा, पेपर सबके निकलेंगे। तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो एफआर को रिकॉल करने के लिए आपको एफआर के रिविजन्स देखना ज़रूरी है। आप उस फैकल्टी के रिविजन्स देखिए, जिससे आपने क्लासेस ली है। देखो, पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हालाँकि मैंने उनसे क्लास नहीं ली थी, लेकिन अजय अग्रवाल सर हैं, एआईआर-1 के बैनर में जो पढ़ाते हैं, उन्हीं उनका खुद का ही है। आप उनसे क्लासेस देखो। मैंने माना कि आपको लगेगा कि उनके थोड़े बिहेवियरल इश्यूज़ हैं और आपको उनका टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद आएगा, बिकॉज़ ऑफ द वे बिकॉज़ ऑफ द रीज़न दैट ही स्टार्ट्स क्रिबिंग अबाउट अदर फैकल्टीज़, कि कोई गलत पढ़ा रहा है, कचरा-कचरा। बट टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू स्टिक विद हिज़ टीचिंग स्टाइल, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको उनके नोट्स से मिलने वाली है, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको उनके रिवीजन वीडियोस से मिलने वाली है, जो मान लिया कुछ लेवल तक कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं भी मिलती है आपको किसी पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो से, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएँगे। तो स्टडी लीव पे अगर आप आ गए हो, आप सबसे पहले साथ-साथ उनके रिवीजन वीडियोस देखो और इसके साथ ही उनके कॉन्सेप्ट नोट्स को रीड करके चलो। सो इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि हाँ, आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप रिवीजन के दौरान, जो आपको फर्स्ट रिवीजन रखनी है, आपकी 10 टू 12 डेज़ की रखनी है। सो इस दौरान जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाथ से सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अब आप सारे समझदार हो, सीए फाइनलिस्ट हो, सो आपको पता है कहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली हाथ से लिखकर सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। ये काम जब आपने कर लिया, तो आपको वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हो जाने वाले हैं कि आप सेकंड रिवीजन में आप कौन से पिक करने वाले हो। तो देखो, एक बार मैंने थॉरो रिवीजन कर ली अजय अग्रवाल सर से, नोइंग कि अब मुझे कुछ याद नहीं है, तो मैं क्लासेस नहीं ले सकता। अगर मैं एफआर की क्लासेस लेने जाऊँगा, तो एफआर की ही क्लास 300-400 घंटे की आएगी, तो वो काम तो करना नहीं है देखो, वो बेवकूफ़ी है। वो आप तब कर सकते हो जब आपके सारे सब्जेक्ट्स सॉर्टेड हैं एंड यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट एफआर, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सारे सब्जेक्ट का कंसर्न रहने वाला है, बट निकल जाएगा ईज़िली, ट्रस्ट मी। सो आपने ये देखा, 10 टू 12 डेज़ में आपका रिवीजन करा और 12 दिन से ज़्यादा नहीं देना आपको किसी भी सब्जेक्ट के फर्स्ट रिवीजन को। सिर्फ़ एफआर में 12 दिन लगेंगे, बाकी में तो किसी में 8, किसी में 10, ऑन एन एवरेज 10 दिन पर सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। सो ओवरऑल रिविज़न कितने-कितने दिनों में पूरे सब्जेक्ट का कितने-कितने रिविज़न्स करने हैं, उसके लिए एक दूसरी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वो देख लेना। मॉक टेस्ट पेपर आपको देख कर चलने हैं और उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, क्या प्लानिंग, प्लॉटिंग करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो अब बात करते हैं कि मैंने पहली बार जब बैठा मैं रिविज़न करने, मैंने सारे वीडियोज़ देखे, क्वेश्चंस करे, डन। अब क्या करना है, अब आपको हो सकता है कि अगर आपने अजय सर से क्लासेस ना ली हो, तो आपको सारी चीज़ें उनसे समझ में ना आए। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़, जो मैंने भी किया था, आप रेफ़र कर सकते हो प्रतीक जगाती सर या फिर आकाश कंडोई सर। देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी मिसिंग है और आपको लग रहा है ना कि किसी और फैकल्टी को रेफ़र करना है, तो गो फॉर प्रतीक जगाती सर। रीज़न बीइंग, जो आकाश सर का पढ़ाने का तरीका है ना, वो उनके स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है। वो इन जनरल सारे बच्चों को समझ में आए वैसा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते, जो मैंने फ़ील करा है पर्सनली। और उनके नोट्स के बिना भी अगर किसी को समझ आए, तो वैसा भी सीन नहीं है। वो थोड़े फ़ास्ट मैनर में पढ़ाते हैं। उनके आप रिविज़न वीडियोज़ तब देखो जब आपका 1 या 2 रिविज़न हो चुका है और आपको क्वेश्चंस में एफिशिएंसी लानी है। एफिशिएंसी यानी कि अगर कोई क्वेश्चन 15 मिनट का है, आधा घंटे का है, 45 मिनट का है और आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है। आपको ये करना है कि अब जो मेरे क्वेश्चंस हैं, उसमें मेरे को समझ में सब आ गया है। इट्स जस्ट आई एम गेटिंग स्टक इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो उसके लिए आप उनके आकाश सर के रिवीजन वीडियोस देखो, उनके जो
लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चंस उन्होंने मार्क करा रखे हैं, आप उसी में अपना खुद का टाइम स्टैम्प लगाकर चलो उन्हीं के वीडियोस में। उससे होगा ये कि आपको पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपके उनके रिवीजन वीडियो के रेफर करने हैं। इसके अलावा आप आकाश सर के जो स्मॉल इंडियंस होते हैं जो सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप उसके लिए उनके वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगी और एफिशिएंट मैनर में वो रिवीजन भी हो जाएगा। आकाश सर के वीडियोस आपको देखना है फॉर एलडीआर क्वेश्चन, for increasing the efficiency while solving question, and for the C category NDS and other chapters। अगर मैं प्रतीक जगाती सर की बात करूं तो जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं या जितने भी बोरिंग टॉपिक्स हैं जहाँ पे वेटेज है यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको कभी कभी ए कैटेगरी में भी आता है। इसके अलावा जो हमारा एनडीएस 115 है वहाँ पर आपको हो सकता है कई कई जगह पर अजय सर के रिवीजन वीडियो से क्लैरिटी ना मिले, 109 पर ना मिले, इसी तरीके के 102 पे ना मिले। सो उसके लिए यू कैन रेफर टू प्रतीक जगाती सर के रिवीजन वीडियोस। सो इसके लिए ना आपको क्या करना है, एक इंडेक्स बनाना है अपना खुद का, या उसी बुक में जो भी इंडेक्स है वहां पर आपको क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं। एक आपको बनाना है क्वेश्चन बैंक का, एक आपको बनाना है कॉन्सेप्ट नोट्स का। तो उसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट नोट्स और रिवीजन का एक कॉलम और क्वेश्चन बैंक का कॉलम। अब उसमें आपको ये करना है कि आप किस चैप्टर को किस फैकल्टी का रेफर करने वाले हो। मान लो छोटे छोटे इंडियस हैं उसके लिए आपने आकाश सर का नाम लिख दिया, जो बड़े हैं उसके लिए आपने अजय सर का नाम लिख दिया, जहाँ पर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करके चलने हैं साथ साथ, क्योंकि प्रतीक जगाती सर साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आप वो कर सकते हो। ठीक है, जब आपने ये कर लिया आपके पास अब पूरा एक रोड मैप रेडी हो गया कि ओके इस फैकल्टी का मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो रेफर करना है एंड इस तरह से आपको आगे चलते जाना है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से रेफर करना है। देखो क्वेश्चंस मैंने जो रेफर करे थे मैंने आईसीएआई मटेरियल से ही रेफर करे थे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सारे क्वेश्चंस अजय सर के मटेरियल में थे, मैंने उन्हीं का क्वेश्चन बैंक मंगवाया था, उसमें सारे क्वेश्चंस थे। बट वो मैंने मेरे फ्रेंड का ज़ेरॉक्स करवाया था टू बी ऑनेस्ट, और उससे ना ज़ेरॉक्स में थोड़ा-सा शायद फ़ॉन्ट बड़ा हो जाता है या उनकी बुक में फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है। तो उस वजह से व्हाट आई हैड टू डू इज़ कि वो मुझे थोड़ा-सा, मेरे को लगता था कि मेरे क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा जा रहा है और आईसीएआई की बुक में फ़ॉन्ट बड़ा है लेकिन छोटे-छोटे पेजेज़ होते हैं, तो ऐसा मेरा माइंडसेट था कि मुझे वो छोटा लगता था। सो जो भी क्वेश्चंस होते थे मटेरियल वाले वो मैं आईसीएआई मटेरियल से ही रेफर करता था। और खास बात ये है कि उसमें मटेरियल के अलावा कुछ आरटीपी और कुछ एमटीपी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हो जाते थे। सो जो अजय सर की बुक है उसमें सिर्फ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ही रह जाते थे रीसेंट आरटीपी या रीसेंट एमटीपी के। सो इससे होता ये था कि मैं जब मटेरियल करके गया तो मेरा मटेरियल कवर्ड है। मटेरियल जब मैं उठाता हूँ तो साथ साथ कुछ जो बड़े बड़े हमारे इंडियस होते हैं उनके इलस्ट्रेशंस भी कवर हो जाते हैं। तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अब आपने इलस्ट्रेशंस भी कर लिए, थोड़े-थोड़े बीच-बीच में एग्ज़ाम्पल्स भी देख लिए। हालाँकि एडवाइज़ेबल नहीं है क्योंकि एफआर का पेपर ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और आपको काफ़ी चीज़ें कवर करके चलनी है। तो आपको टाइम मिलता है अगर लगता है कि हाँ, इलस्ट्रेशंस, एग्ज़ाम्पल्स आप कवर कर सकते हो, जो कि 5, 10, 15% की वेटेज रखता है। और जब से एमसीक्यूज़ आए हैं तब से थोड़ा-सा इलस्ट्रेशंस और एग्ज़ाम्पल्स पे भी फ़ोकस ज़्यादा है आईसीएआई का। हालाँकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के हैं वो भी बड़े क्वेश्चंस में से ही बन रहे हैं, लेकिन कुछ 30% के आसपास क्वेश्चंस हैं जो वहां से निकल कर आ रहे हैं, 30 से 40%। तो देखो ये आपने कर लिया, तो रिवीजन आपने कर लिया, प्लान हो गया तीनों फैकल्टी में से कोई भी। क्वेश्चन बैंक का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा थ्योरी करनी है क्या, देखो थ्योरी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेलेवेंट थ्योरी है वो आपको फैकल्टीज बताते चले जाएंगे। आपको खुद का दिमाग लगाने की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वास्ट है सिलेबस। अगर आप इन छोटी चीज़ों में उलझोगे तो फिर दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी बड़े-बड़े एनडीएस होते हैं ना, उससे हम घबराते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे थर-थर काँपते हैं, यार इतना बड़ा है, 60 पेज का, 70 पेज का, कैसे कंप्लीट होगा? देखो वो ऐसे कंप्लीट होगा जब आप उसको टुकड़ों में बाँटोगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग 109, 110, 115, 116, 103 ऑल टुगेदर इन अ सिंगल डे, आपको क्या करना है, जो कि मैंने किया था, कि आप 115 को 2 टुकड़ों में बाँटो, 109 को 2 टुकड़ों में बाँटो, 116 छोटा लगने लगेगा आपको बट टाइम, 103 इनको 2 टुकड़े में बाँटो। इससे होगा क्या, मान लो आज मुझे 109 करना था, अब या तो मैं पूरा दिन लगा के 109 करता या फिर मैंने 109 करा आधा 1 दिन में, और वो आधे जो 6 घंटे बचे मेरे पास, उसमें मैंने छोटे-छोटे इंडेक्स जो बी कैटेगरी में या ए कैटेगरी में जो छोटे-छोटे हैं जिसमें टाइम 1 घंटा 2 घंटा लगता है, वो मैंने निपटा डाले।
इससे होगा क्या, अगर आप देखोगे ना ब्रॉड लेवल पे, तो प्रोग्रेस परसेंटेज के टर्म्स में आपकी सेम रहने वाली है। मान लो कुछ 120 घंटे लगते थे, आपने 12 घंटे दिए आज एफआर को, सो 10% ही काम हुआ है, ठीक है। लेकिन खास बात पता है क्या है, जब आप नंबर्स की फॉर्म में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने आज चार चीजें कवर कर ली। आधा 109 कवर कर लिया, और छोटे छोटे इंडियाज भी मैंने कवर कर लिए, तो विच इज अ गुड थिंग। इससे क्या होगा कि यार तीन चार चीजें कवर हो गई आउट ऑफ दिस 26-27 चैप्टर्स, और 16-17, आई डोंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली। सो ये चीज आपने कर ली, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ये तीन चार चीजें हो गई। हालांकि प्रोग्रेस सेम है, लेकिन उस एक माइंडसेट पता है, सीए फाइनल में बच्चा फेल होता है माइंडसेट की वजह से। वो माइंडसेट आपको बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। और आपका माइंडसेट कब स्ट्रांग बनेगा, जब आप दिमाग को अपने पागल बनाने लग जाओगे। पागल कैसे, कोई चीज बड़ी है तो आपने उसके टुकड़े कर दिए हैं, आपने इसको बताया ही नहीं कि वो बड़ा है। जैसे 109 में मैं करता था, मुझे याद है मैंने उसको तीन पार्ट्स में बांट रखा था, कि जो हमारा हेजिंग वाला पोर्शन है वो एक डिफरेंट पार्ट है। इसके अलावा स्टार्टिंग के जो हेजिंग तक के पोर्शन है, उसमें भी दो पार्ट्स में मैंने बांट दिया था। इससे हुआ ये कि अब मैं जब 109 को कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट करा, मेरी तरफ से वो कंप्लीट हो गया, मैंने उसके क्वेश्चंस करे डन। बीच में मैंने उठा लिया सेकंड पार्ट। और इस तरह से ना आप कभी कभी, जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 70 पेजेस है, इसी सीक्वेंस में 1 to 70। अब आपको जरूरी नहीं है कि 1 to 70 एज इट इज सीक्वेंस में ही जाना है। बेटर ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप वो टॉपिक्स को पिक कर लो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और जो आपको लगता है एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। जब आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली भी पूछे जा रहे हैं और आपको डिफिकल्ट भी लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना। सो आप उन टॉपिक्स को पहले पिक करो, वेल सॉल्विंग, वेल रिवाइजिंग एफआर का कोई सा भी इंडियस। जब भी आप कोई भी इंडियस स्टार्ट करते हो, सबसे पहले वो वाले इंडियस पिक करो जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, जिसमें सॉरी, उन इंडियस में वैसा टॉपिक पिक करो जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क करे जाते हैं आईसीए की तरह। ये जब आप कर लोगे ना, तो चीज़ें आपकी टिप्स पे होंगी, आपको एक बहुत ईजी पिक्चर दिख रही होगी माइंड में। बट मैं आपको बता दूं कि एफआर वास्ट होने की वजह से थोड़ा सा डर बढ़ा देता है अपना। बट आप ये चीज समझो कि जो डर आपके मन में है, वही सभी के मन में है। इसलिए अब पता है, बात आ जाती है एफर्ट्स की। जितने ज्यादा आप एफर्ट्स मारोगे, उतना अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा। क्योंकि पता है, मान लो एक रेस है, उसमें रेस में हुआ ये कि जो रेस है ना, वो अराउंड एक मैराथन है, और एफआर इज कंप्लीटेड लाइक डीलिंग विद एफआर इज अ मैराथन। सो उस मैराथन में लाइक एवरीवन इज अ फास्ट रनर, क्योंकि आज जिस जनरेशन में हम हैं, वी वी डू नॉट वांट टू गेट स्टक, हमें सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी। बट एफआर में वैसा नहीं होगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। एक मैराथन है 21 किलोमीटर की, सब बहुत तेज 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 भाग रहे हैं। एक दिन में खत्म हो सकती थी, लेकिन तेज 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 इतना भागे, पैर दुख गए, सर दुख गया, आधे से ज्यादा लोग गिव अप मार गए। कुछ लोग एकदम बॉर्डर लाइन पे आकर गिव अप मार गए। धीरे 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 चलते गए चलते गए चलते गए, और 21 किलोमीटर कवर हो गए। सो एफ आर एक मैराथन है। उस जब आप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने लगोगे, आपको मजा भी आने लगेगा, और आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि एंड तक बने रहने की गेम है। जो एंड तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा, जो एंड तक जाएगा, वो इसको निकाल लेगा। तो ये बात है एफआर की। इसके अलावा अगर मैं एफआर के अराउंड बात करूँ, सो हमने रिविजन्स की बात कर ली, हमने क्वेश्चन हैंडलिंग की बात कर ली। हाँ, क्वेश्चन में आप साथ साथ जो भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं, वो आप साथ साथ लिख के चल सकते हो, जैसे जैसे फैकल्टी मार्क कराते हैं, आकाश सर मार्क कराते हैं, और उनके जब रिविजन वीडियोस देखोगे, तो आपके दिमाग में ही रहने लग जाएंगे कि ये ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं। सो वो चीज़ें आप मार्क करके चल सकते हो। इसके अलावा आप स्टिकी नोट्स या एक अलग से नोटबुक मेंटेन कर सकते हो, कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप भूलते हो, डाउटफुल आपको लगती हैं। जैसा मेरे को, मैंने एएफएम में भी करा था कि मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, और पर्टिकुलरली उन्हीं को रेफर कर लेता था एमटीपी देने से पहले, और फाइनल के एग्जाम देने से पहले भी। एक फास्ट रिविजन हो जाती थी, आधे घंटे 45 मिनट की। सो ऐसे स्टिकी नोट लगा लो, और क्रक्स लिख लो हर चीज़ का, जो भी फॉर्मूला और समथिंग आपको डिफिकल्ट लगता है, उसकी उन चीज़ों के क्रक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है 109, तो आपने हर एक टॉपिक का वहाँ पे ना नाम लिख लिया, कि टॉपिक्स के आपने नाम लिख लिए। अब यू विल नो कि ओके, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई नीड टू कवर इन 109। सो उन टॉपिक्स में
आपको फटाफट ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो है जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है और ये तो मेरे को ईज़िली आता है। तो जो ईज़िली आता है ना उसमें मत फँसो। वहाँ से स्टार्ट करके अपनी एफ़िशिएंसी अपना जो जितनी भी आपकी एनर्जी है वो मत ज़ाया करो। वो आप नींद में भी समझ जाओगे, वो ऐसी चीज़ है। जब फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हो तो वो जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है ना, ऐसे जब लिख लोगे सारे टॉपिक्स, तो वो सब टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट है उनको टारगेट करो पहले। बस यही चीज़ें हैं, इसके अलावा एमटीपी की अगर मैं बात करूँ और आरटीपी की बात करूँ तो दोनों आरटीपी आपको सॉल्व करके चलनी है। आपके अटेम्प्ट के अराउंड 2 आरटीपी आ जाएँगे रीसेंट वाले। इसके अलावा एमटीपी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर लिख कर देने की ज़रूरत है। लिख कर देने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस को ट्रैक करने की ज़रूरत है। इसके अराउंड एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाकर डाल दूँगा। आप उसे भी देख लेना कि कैसे अपने एमटीपीज़ को आपको टैकल करना है और कब-कब आपको इसको करना है। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो 3 से 4 आपको देकर चलना है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो देखो, एफआर के पेपर में जब आप पहला मॉक दो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 40 पार तो जाना ही जाना है। डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा-सा लेकिन आप कर लोगे। उसके आस-पास भी आओगे इट इज़ गुड। दूसरे मॉक में आपको ये होना चाहिए कि 40 के ऊपर और 60 के क्लोज़ आना ही आना है। तीसरे मॉक से आपका 60 पार और चौथे मॉक से आपका ये होना चाहिए कि ओके नाउ आई एम एमिंग फॉर एन ऑल इंडिया रैंक। सो इसी तरह से आप इस पेपर को डील करने वाले हो और मुझे लगता है ये आपका बेस्ट पेपर होने वाला है क्योंकि ये पहला पेपर होने वाला है और इसको जो आपको रिवाइज करना है वो इस तरह से करना है कि जो लास्ट में आपका रिवीजन हो ना मोस्ट रीसेंट रिवीजन आपका एफआर का ही हो। सो रिवीजन का ऑर्डर मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि कैसा रिवीजन का ऑर्डर रहता है एंड उसके अराउंड एक समराइज्ड वीडियो हो जाएगी जो हमने यहाँ पर बातें करी उस वीडियो में एक ऑल टुगेदर सारी बातें भी देखने को मिल जाएगी आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली होगी या मोटिवेशन मिली होगी कि हाँ, एफर्ट डिफिकल्ट है, वास्ट होने की वजह से डिफिकल्ट है, बट अगर हम एंड तक बने रहेंगे तो हम इस पेपर को निकाल लेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे लगता है कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग मुझे ऑलरेडी लिंक्डइन पे देख चुके होंगे या इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता देना। अगर उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे बताना चाहते हो तो वहाँ बता देना, मैंने सबके लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। ऐसे ही अगली वीडियोज़ में भी मिलते रहेंगे, टिल देन बाय बाय।